दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक केस की खूब चर्चा है। और इस केस के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये है हरीश राणा का केस। और भारत के इतिहास में यानी कि आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस में किसी को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी है। यहाँ पर दो तीन सवाल हैं जो सीधे तौर से आपको पहले ही बता दें कि कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये इच्छा मृत्यु क्या होती है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। क्या आम मृत्यु के जैसा इसमें कुछ होगा या अचानक से जो भी मेडिकल सपोर्ट है उसको हटा लिया जाएगा। कैसे होता है इच्छा मृत्यु और इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये थोड़ा सा समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक चीज और वो ये कि इच्छा मृत्यु में कानून क्या कहता है। ऐसा इससे पहले कब दिया गया था, आजाद भारत में क्या यह दोबारा हुआ भी या नहीं। इसको थोड़ा सा विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कि हरीश राणा का केस क्या है। हरीश राणा 32 साल के करीब में है और वो लाइफ सपोर्ट पर है। लाइफ सपोर्ट पर हैं यानी कि उन पे मशीनों के बदौलत वो जीवित हैं। 13 साल से ज़्यादा समय हो गया है, कोमा में थे। अब कोमा में रहने की जो एक बात है, अचानक से कोमा में नहीं गए थे। वो गए चंडीगढ़ में अपने घर पर छत से गिर गए थे और छत से गिरने की वजह से कोमा में चले गए। 13 साल से उनके परिवार जद्दोजहद में है। उनके पिता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाए थे, याचिका भी लगाई थी कि इस हालात में हमारे अपने जो हमारे बेटे हैं उनको देखा नहीं जाता तो इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में 2024 में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में 2024 में जब मामला पहुंचा तो अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है। जेबी जो जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं, इन दोनों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और इसका फैसला भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया का जिक्र किया है। पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर भी विचार करने को सरकार से कहा है। अब सवाल एक ये भी उठ गया कि पैसिव यूथेनेशिया आखिर क्या है, इसको भी समझेंगे। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली एम्स को, जहां पर हरीश राणा है, वह उसे निर्देश ये दिया है कि लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए एक खास योजना बनाई जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज की गरिमा और सम्मान का कोई भी आहत ना हो, हानि ना हो। हरीश राणा के पिता हैं, उनसे जब पूछा गया कि इस फैसले पर आप क्या कहेंगे तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि उनके बेटे 13 साल से कोमा में हैं और कोमा में रहने से उन्हें कोई भी सुध बुद्ध नहीं, कोई भी सुध बुद्ध नहीं, कुछ भी उन्हें उनके साथ क्या हो रहा है ये उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है ये आपको थोड़ा सा बताते हैं। अगस्त 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके बाद वो लाइफ सपोर्ट पर चले गए। हरीश राणा के परिवार ने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के 5 जजों की बेंच के उसके फैसले के आधार पर चिकित्सा सुविधा हटाने की मांग की थी। हरीश राणा के परिवार ने 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट में किया था, लेकिन 2018 के फैसले में असाध्य रूप से बीमार मरीजों के लिए पैसिव यूथेनेशिया, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई थी। अब इसमें पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु के दिशा निर्देश गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे और ये दिशा निर्देश थे उन परिस्थितियों पर लागू होते थे जब मरीज ने पहले से कोई अग्रिम निर्देश या फिर लिविंग बिल छोड़ सकती है।
जिसमें यह लिखा होता है कि अगर वह असाध्य बीमारी की अवस्था में पहुंच जाए तो उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए, और साथ ही उन मामलों में भी जहां ऐसी कोई लिखित इच्छा मौजूद न हो। ऐसी स्थिति में भी मान के चलिए कि पहले किसी चीज का डर हो और आप उस पे एक किसी लेटर पे लिख दिए अपने मन से कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो हमें मतलब जो इच्छा मृत्यु दे दी जाए, ज्यादा दिन तक न रखा जाए। तो ये पहले लिखा जाता है। मामला 2023 की बात आई। सुप्रीम कोर्ट की एक और 5 जजों की जो पीठ है, बेंच है, 2018 के फैसले में कुछ बदलाव किया ताकि असाध्य रूप से जो बीमार, यानी कि जो बीमारी का इलाज न हो सके, असाध्य रूप से बीमार मरीजों के इलाज वापस लेने की प्रक्रिया कम जटिल और व्यावहारिक बन सके, इसमें बदलाव किया। इन बदलाव में हर मेडिकल बोर्ड के निर्णय के लिए समय सीमा तय किया गया। प्रक्रिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका को सीमित किया गया। और इसके बाद आती है जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र होता है। दिल्ली हाईकोर्ट में हरीश राणा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई थी। क्यों? अदालत ने कहा था कि राणा मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट पर नहीं है, बाहरी सहायता के बिना भी जीवित रह सकते हैं। मतलब कोर्ट को यह लगा था कि बिना मेडिकल सपोर्ट के भी हरीश राणा जीवित रह सकते हैं, भले ही वो कुछ एक्टिविटी को, शरीर में कुछ हो रहा हो इसे महसूस ना कर सकें, लेकिन बिना मशीन के भी वो जीवित रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स दिल्ली को निर्देश ये दिया कि वो मरीज को घर से अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और ये भी निर्देश दिया है कि इसमें मरीज की गरिमा को भी ध्यान रखा जाए। परिवार के तरफ से जो उनके पिता हैं अशोक राणा, उनका ये कहना है फैसले का स्वागत करते हुए कि कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में न्यायालय के जो चिकित्सा उपचार है, विशेष रूप से जो इच्छा मृत्यु है, उसे बंद करने के लिए दिशा निर्देश और शर्तें निर्धारित की गई थी। अब बात आती है कि पैसिव यूथेनेशिया आखिर है क्या। पैसिव यूथेनेशिया यानी कि कोई मरीज सालों से बिस्तर पर है और कोमा में है, उसके ठीक होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है, तो फिर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। यह साल 2011 में भी एक मामला आया था। पैसिव यूथेनेशिया के हक में एक फैसला सुनाया गया था। मुंबई के KEM अस्पताल की पूर्व नर्स थी अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। साल 1973 में सोहन लाल नाम के वार्ड बॉय ने अरुणा के साथ रेप किया था और इस दौरान उसने अरुणा का गला दबा दिया था। इसके बाद अरुणा पूरे 42 साल तक कोमा में रही थी और 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि अरुणा की स्थिति को देखते हुए उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। कोर्ट ने ये अनुमति तो नहीं दी कि पैसिव यूथेनेशिया के हक के फैसले लिए जाएं, लेकिन 2011 में जो निर्देश दिए गए थे उस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अरुणा की तरह जो वेजिटेटिव स्टेट यानी वेंटिलेटर पर है, तो फिर उसका ख्याल रखने वालों, परिवारों, डॉक्टरों को लगता है कि उनके हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, तो पैसिव यूथेनेशिया की मदद ले सकते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु की मदद लिया जा सकता है। पैसिव यूथेनेशिया के तहत मरीज को धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाता है। हालांकि 2015 में 18 मई 2015 को निमोनिया की वजह से अरुणा शानबाग की 68 साल की उम्र में मौत हो गई, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हरीश राणा का जो केस है, ये आजाद भारत में पहला है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि इच्छा मृत्यु दे दी जाए, इसकी इजाजत है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा इस प्रक्रिया को समझिए। इस प्रक्रिया में होती है कि एम्स के जो डॉक्टर के पैनल होंगे वो पूरी प्रक्रिया को जांच करेंगे, पुष्टि ये करेंगे कि ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सारे दवा देकर थक गए हैं, सारे प्रोसेस को अपनाकर थक गए हैं
कि इसे कोमा से वापस नहीं लाया जा सकता। कैसे आएगा ये भी नहीं पता कि किस तरह से लाया जा सकता है वापस। इस स्थिति में जो फीडिंग ट्यूब, ऑक्सीजन या अन्य जो सपोर्ट होते हैं, मेडिकल सपोर्ट, उन सब को हटाने के लिए आकलन किया जाता है। पहले परिवार की सहमति जरूरी होती है। मंजूरी के बाद धीरे धीरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको बंद कर दिए जाते हैं। अब दर्द निवारक, जो कि जिसमें दर्द ना हो, ऐसी मेडिसिन दी जाती है और फिर उसे देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसे दर्द ना हो सके और दर्द महसूस ना हो। और ऐसी मेडिसिन दे दी जाती है जिसमें उसको दर्द महसूस ना हो। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम शरीर से धीरे धीरे हटा लिया जाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हटा लिया जाएगा, अगर अब दूसरे मेडिकल मशीन है तो उसको हटा लिया जाएगा और नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि उसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाए और उसकी जो शरीर है वो उस चीज को इनहेल करना छोड़ दे। जैसे ऑक्सीजन मशीन से ले रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है इंसान। तो इस तरह की कोई चीज़ें होती है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल जरूर रखा जाता है। और एक्टिव जो ईर्ष्या मृत्यु है, एक्टिव ईर्ष्या मृत्यु की एक जो शब्द है वो है दुनिया के उन देशों में जहां ये कानून है, बहुत ही शांत और दर्द रहित ये ईर्ष्या मृत्यु दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है व्यक्तियों को असहनीय कष्ट और उससे मुक्त दिलाया जा सके। मतलब दर्द की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती है। पहले बेहोशी की दवा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अभी सिर्फ दर्द निवारक दवाएं दी जाती है और फिर जाके शरीर में इसका जो असर है वो दवा नस के जरिए शरीर में धीरे धीरे एंट्री लेता है और नस को शून्य करने लगता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मांसपेशियों में जो शिथिल है वो होना, मतलब काम करना बंद कर देना, मांसपेशियां, नस काम नहीं करेगा, नस बंद हो जाएगी, जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी और हार्ट ब्रीदिंग भी रुक जाती है। तो इसमें कितना सेकंड लगता है? देखिए, बेहोशी के जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं तो 30 से 60 सेकंड के भीतर ही उसे गहरी नींद में चला जाता है वो। और फिर दूसरी दवा देने के आमतौर से 2 से 5 मिनट के भीतर ही हार्ट की जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो रुक जाती है। और कुल मिलाकर जब ये प्रक्रिया पूरी शुरू होती है तो शुरुआत से लेकर डॉक्टर द्वारा मृत्यु की पुष्टि करने तक की जो पूरे समय है करीब करीब 10 मिनट लगता है और 10 मिनट में मृत्यु हो जाती है। इसमें कोई दर्द होता है तो नहीं होता है दर्द, एक्सपर्ट तो यही मानते हैं। व्यक्तियों की घुटन महसूस होगी क्या ऑक्सीजन में, तो ऐसा भी मानते हैं कि ये घुटन महसूस नहीं होगी, क्योंकि कोमा जैसी जो चीज़ें हैं वो उसमें गहरी नींद होती ही है और ऑक्सीजन जो लेने की समस्या है उसमें घबराहट या दर्द का अनुभव इसलिए नहीं होता कि उनके नसों में मेडिसिन पहले दे दी जाती है। भारत की जो कानून व्यवस्था है इसमें एक्टिव यूथेनेशिया यानी इंजेक्शन देकर जान लेने वाला कानूनी नहीं है, लेकिन यहाँ केवल पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत है। भारत में एक्टिव नहीं, पैसिव इच्छा मृत्यु की इजाजत है। तो इसमें भी क्या होता है कि मरीजों का बचना, लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है तो मुश्किल हो जाता है। अब यूथेनेशिया के बाद पोस्टमार्टम होता है क्या? तो कई मामलों में नहीं भी होता है और कई मामलों में इसका जिक्र किया जाता है। अपने भारत में तो ऐसी प्रक्रिया अभी तक नहीं देखने को मिली है, लेकिन नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा जैसे देशों में इच्छा मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता है। हालांकि सख्त प्रोटोकॉल जरूर होते हैं ताकि जांच किए जा सके। तो ये पूरी प्रक्रिया थी इच्छा मृत्यु की और हरीश राणा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पूरे कानून है, पूरी प्रक्रिया है वो समझ में आ गया हो। आप अगर इस पर कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं कि क्या एक्टिव या पैसिव यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु सही है या गलत और देना जरूरी है या नहीं, तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा।